नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। ऐसे में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत पर्व पर देशवासियों को एक संबोधन देंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत पर्व कार्यक्रम पर शिरकत करने वाले हैं। लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रकार की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसमें शिरकत करेंगे और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अनुभव केंद्र, जिसका उन्होंने पिछले दिनों 2 ब्लॉक्स का उद्घाटन किया था, आज वो पूर्ण अवस्था की स्थिति में है और देश के विदेश के पर्यटकों के लिए ये खुलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विजिट करेंगे और वहाँ पर एक पांचजन्य उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे और वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का भी निरीक्षण किया और ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम स्थल का भी दौरा किया। साथ ही शाम को ब्रह्म सरोवर आरती की, जिसमें कैबिनेट मंत्री आरती राव और कृष्ण बेदी भी आरती में शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बिहार चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा खुद विदेश घूम रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र में आना सौभाग्य की बात है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया था कि डबल इंजन की सरकार के बनाएंगे हम, और मोदी जी की जो देश की आगे ले जाने की सोच है, विचार है, परिवारवाद से ऊपर उठकर जो उन्होंने वर्षों वर्षों तक काम किया है और बिहार के जंगल राज से लोग छुटकारा चाहते थे, परिवारवाद से छुटकारा चाहते थे। और यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो महागठबंधन ने चुनाव ही नहीं लड़ा। अब उनका नेता जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाता था, स्वयं तो विदेशों में गुलछर्रे उड़ा रहा था, चुनाव तो लड़ा ही नहीं, क्योंकि मतदाता के पसीने से उनको बदबू आती है, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं। 75 साल में से 78 साल में से लगभग 56-57 साल उसके परिवार ने राज किया। जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो राहुल जी और कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता। तो इस प्रकार के स्लोगन दे के चुनाव से भाग जाना, तेजस्वी का परिवार स्वयं टूटा हुआ था, उसका सगा भाई उसको विवेक्षण की नाम दे के पूरे चुनाव में बोल रहा था। जो लालू यादव का परिवार, लालू यादव अपने परिवार को नहीं इकट्ठा कर सका, वो बिहार को क्या रास्ता दिखाता। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर होने वाली महाआरती में भागीदारी करेंगे और गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत भी करेंगे। उससे पहले हिंद की चादर देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की समरसता के लिए और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए अपना शीश बलिदान कर देने वाले गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहादत कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। बहरहाल धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर गीता जयंती का महोत्सव विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।
वहीं फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में अलग अलग राज्यों के अभिभावकों ने मैनेजमेंट से मुलाकात की है। अभिभावकों ने कॉलेज बंद होने की आशंका जताई है। बच्चों के भविष्य और शिक्षा को लेकर के चिंतित है। अल-फलाह कॉलेज पर के तमाम अभिभावक जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। यहां पर कभी भी गाज गिर सकती है। तो वहीं सर्च अभियान के दौरान सिरोही की मस्जिद के इमामुद्दीन को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी इमाम से पूछताछ हो चुकी है। ये तमाम तस्वीरें लगातार फरीदाबाद से सामने आ रही है। अल-फलाह के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ इमाम को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। इमाम से पूछताछ की जा रही है। ये ऑपरेशन जो है ये फरीदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आसपास के क्षेत्रों में तमाम लोग जो किराए पर रह रहे हैं उनकी जानकारियां ली जा रही है। मस्जिदों में जांच पड़ताल की जा रही है, मदरसों में जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार पुलिस की ओर से ये पूरे के पूरे अभियान देखने को मिल रहे हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ये तमाम अभियान जो है ये चलाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से चारों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके संबंध जो है वो आईएसआई से थे। इन पर यह आरोप लगे हुए हैं। चारों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह के हैं। तुर्की और चीन में बनी पिस्तल भारत में ये सप्लाई किया करते थे। पिस्तल्स की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पुलिस ने 10 महंगी विदेशी पिस्तल और 92 जिंदा कारतूस इनसे बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में एक पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके द्वारा संचालित एक आर्म्स का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस किया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है और दूसरा चाइना में निर्मित है। 3 वेपन उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं। जो फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिलौर का रहने वाला है और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है। इसमें जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है जो बागपत यूपी का रहने वाला है और 4th आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 10 वेपन की रिकवरी के साथ इस आर्म्स के एक गिरोह को बस्ट किया है। इसमें डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मनदीप जो लड़का है ये पंजाब का नोटोरियस क्रिमिनल है और इस पर पंजाब में भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर का भंडाफोड़ किया है। ये हथियार सरहद पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे जाते थे। पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का इसमें नाम सामने आया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए और 2 ड्रोन, चूंकि एक ड्रोन कैमरे का काम करता था और दूसरे ड्रोन में हथियार भारत भेजे जाते थे। पंजाब के जो लोकल अपराधी हैं वो इस हथियार को रिकवर करते थे और उसके बाद इस हथियारों को बड़े बड़े गैंगस्टर को बेचा जा रहा था। पूरी तरह से 10 हथियारों की खेप दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है, जिसमें से 5 टर्किश पिस्टल हैं और 3 चाइना मेड पिस्टल है। बहुत महंगी पिस्टल हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक बड़े गैंगस्टर इन हथियारों को अमूमन खरीदते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरा जो नेटवर्क है दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान से सरहद पार से ड्रोन के जरिए जब पंजाब की धरती पर ये हथियार आते थे उसके बाद इन हथियारों को
रिकवर किया जाता था, बड़े बड़े गैंगस्टर को ये बेचा जाता था। अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 इस पूरे तस्कर में शामिल लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और भी कई नाम इस पूरे मामले में सामने आने हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस तरह की खेप कहीं ना कहीं देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचा सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने समय रहते इस खेप को पकड़ लिया है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। वहीं लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाके में ठंड बढ़ चुकी है। बर्फ लगातार यहां पर देखी जा रही है, बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। यहां पर ग्राम्फू से लौसर तक NH 505 मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 25 नवंबर से अगले आदेश तक रास्ता बंद कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी जारी है और इसी को देखते हुए यहां पर तमाम मार्ग जो है उन्हें फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 505 यहां पर स्थित है, उसे बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक के लिए इसे बंद किया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी प्रेमलाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। घाटी में जैसे जैसे नवंबर का महीना अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे घाटी के तापमान में भी निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। आज इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ग्राम्फू लौसर सड़क मार्ग जो नेशनल हाईवे नंबर 505 के अंतर्गत आता है उसे 25 नवंबर से आगामी आदेश तक बंद करने का जो है एक यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी के तहत जो है स्थानीय लोगों से प्रशासन ने आग्रह किया है कि वे इस दौरान जो अपने कार्य जो है इस सड़क मार्ग से पूरा कर लें, ताकि जो 25 नवंबर के बाद जो है ये सड़क मार्ग सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो है घाटी में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसके चलते जो ब्लैक आइसिंग हो रही है और सड़क मार्ग पर पानी के जमने से जो वाहन चालक है उसके साथ जो यात्री है उन्हें जो है जो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सफ़र करना जोखिम भरा हो गया है। तो ऐसे में जिला प्रशासन किसी प्रकार की जो है रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 नवंबर 2025 से आगामी आदेश तक ग्राम्फू से लौसर सड़क मार्ग जो नेशनल हाईवे नंबर 505 है उसको सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। वहीं दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश के दौरान हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले पायलट नमन सियाल की मौत हो गई है। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है। इसी के साथ साथ शहीद विंग कमांडर नमान सियाल की पार्थिव शरीर रविवार को कांगड़ा पहुंचेगा। मैं कहता हूं कि पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, क्योंकि हमारा नगरोटा का बेटा जाबाज विंग कमांडर नमन सियाल जो कि दुबई में एयर शो के लिए गया हुआ था और शुक्रवार पिछले कल 5 दिन के एयर शो का कल लास्ट दिन था और 2:10 के आसपास एक दुखद समाचार जो है वो परिजनों के पास पहुंचता है कि ऐसे ऐसे जो तेजस फाइटर जेट है जिसमें विंग कमांडर जो जिसको नमन सियाल जी चला रहे थे, उड़ा रहे थे उसको, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो प्रारंभिक तौर पे तो ये था, लग रहा था कि शायद दुर्घटना हुई और शायद घायल वगैरह होने का समाचार है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद कन्फर्म हुआ कि नहीं, उन्होंने अपना जो है सर्वोच्च बलिदान जो है इस घटना में अपने दिया है। दुखद हादसा मैं समझता हूँ ना मात्र हमारे प्रदेश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए है। और जैसा हम सबको विदित है, हमारा जो एयर शो था आपका दुबई में, ये दुखद हादसा हुआ और हमारे जो पायलट थे जिनका संबंध हमारे कांगड़ा जिला नगरोटा बगवां से था, उनका इसमें निधन हुआ। ये सबके लिए बहुत दुख की बात है और जो हमारा शोक संतप्त परिवार है उनके प्रति जहाँ अपनी संवेदना हम प्रकट करते हैं और साथ ही साथ समझता हूँ जो हमारे नमन जी जिनकी इस दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, अपने उनकी
श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते और एक बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूँ हमारे प्रति। उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, ये बात हम कह चुके हैं, चुनाव आयोग को भी हमने कह चुका है और कल हमारे चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो पंचायती राज के सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाकर बात की है। जो भी चीज़ होती है वो कानून के दायरे में होती है। चुनाव आयोग वहीं पलवल के राधेश्याम कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार को राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सभी सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया है। गौरव गौतम ने बताया है कि नगर परिषद लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा है कि सड़क बनाने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र का विकास जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इन तमाम बातों का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि सड़कों को लेकर के लगातार सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। हरकत है और बौखलाहट है कांग्रेस की, सदमे में है कांग्रेस और मुझे लगता है वो उभर भी नहीं पाएगी। जिस तरीके की हरकत उन लोगों की है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। कांग्रेस पार्टी सदमे में है, गर्त में चली गई है। कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी वोट चोरी का रोना रोएंगे, कल को कहेंगे कांग्रेस चोरी कर ली। तो हम लोगों का जनता जनार्दन का जो भरोसा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है और ये उन्हें मान लेना चाहिए। अब कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है हर प्रदेश में। वहीं दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट और उसका फरीदाबाद कनेक्शन सामने आने के बाद से ही हरियाणा में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हरियाणा के डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है। इसके तहत कुछ ही दिनों में पुलिस ने अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है और दर्जनों वांछित आरोपियों को धर दबोचा है। गुरुग्राम, कैथल, पंचकुला और नूह में हुई ये कार्रवाइयां कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा भर में चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अलग अलग जिलों में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ 15 दिनों में 289 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बने 3 विदेशी ग्लॉक समेत कुल 45 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और शहर में संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में कैथल पुलिस ने भी बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान संगठित अपराध, गैंगस्टर, फरार आरोपियों और नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 68 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य मामलों में शामिल 125 अपराधियों को भी काबू किया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 193 तक पहुंच गई। ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्युनिशंस जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है। डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह सर ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध है, हथियारबंद गैंग है, जो बदमाश मुलजिम है, फरार अपराधी, नशा सप्लायर, भगोड़े, इनके अगेंस्ट पूरे हरियाणा भर में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 68 वांछित अपराधी जो कि हत्या का प्रयास, फायरिंग, किडनैपिंग, संगठित अपराध, फिरौती, लूट और नशा तस्करी जैसे अपराधियों को जो कैथल पुलिस है उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसी कड़ी में जो हथियारबंद और गिरोहबंद
जो बदनाम मुलजिम हैं उनमें से 8 ऐसे मुलजिम को कैथल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वही ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पंचकूला पुलिस ने विभिन्न मामलों में शामिल करीब 70 आरोपियों को पिछले 15 दिनों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, नशा और नकदी भी बरामद की है। पंचकूला डीसीपी क्राइम ने बताया कि पुलिस ने एक नई पहल भी शुरू की है। अगर कोई व्यक्ति या परिवार घर से बाहर हो तो वह पुलिस को सूचना दे सकता है ताकि पुलिस उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाकर निगरानी रख सके। वहीं नूंह में पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के तहत पुलिस ने 44 वांछित और गंभीर मामलों में फरार अपराधियों सहित कुल 320 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 59 साइबर अपराधियों को भी दबोच लिया जो ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल ठगी जैसे वारदातों में लिप्त थे। इसी के तहत चलते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर श्री शिवास कविराज जी के मार्गदर्शन में पंचकूला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी उपलब्धियां की हैं, जो कि हमने अराउंड 70 के अराउंड जो अपराधी हैं इसमें इन 15 दिनों में गिरफ्तार किए गए पंचकूला पुलिस की तरफ से। साथ ही में 14 जो अपराधी थे उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है और 8 जो अपराधी है उनके खिलाफ जो संगठित अपराध की धारा के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें कि नूंह जिला पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाई की गई। और इस दौरान जो है वायलेंट क्रिमिनल्स जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स वेपन्स इस प्रकार की जो वारदातों में जो है शामिल रहे हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और जिसके अंतर्गत अब तक कुल इस प्रकार के 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ साथ कुल जो आरोपियों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है वो 276 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 13 हैं और मर्डर के 3 हैं। आर्म्स एक्ट जिनके पास की इलीगल वेपन्स थे वो 9 आरोपी हैं और डेकॉइटी के और रॉबरी के जो हैं कुल मिलाकर के 10 हैं और 2 आरोपी जो हैं एक्सटॉर्शन और SC/ST एक्ट के केस में वांछित थे, जिनके ऊपर की 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी था, उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चला ऑपरेशन ट्रैकडाउन न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश है बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी मजबूत करने वाला है। आने वाले समय में भी पुलिस के ऐसे एक्शन जारी रहेंगे। शहर की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से भी पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।